जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए, प्रतिज्ञा सीरीज के अंतर्गत आज हमारा क्लास नंबर 15 होगा और काफ़ी अच्छी क्लासेज हैं। जिन बच्चों ने नहीं ली हैं तो वो जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेज आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। और इसमें आपकी जो फ़ायदा होने वाला है क्लासेज के अंतर्गत, आपका यूपी टीसीटी में ये काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ईएमआरएस में, केवीएस एनवीएस में और DSSS को तो टारगेट करके ये क्लासेस हैं ही, आप जानते हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरुआत। और जो बच्चा DSSS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहता है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये मैं प्रतिज्ञा सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसके अंतर्गत मैंने 2021 के पूरे 11 सेट कंप्लीट कराए हैं और 2018 के भी मैंने 11 सेट कंप्लीट कराए हैं, जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के मिलाकर है। अगर बात करते हैं 15 की, तो 15 के हमने टायर 1 और टायर 2 दोनों सेट कंप्लीट किए हैं और 14 के भी हमने टायर 1 और टायर 2 दोनों ही सेट कंप्लीट किए हैं। तो ये सारी क्लासेस जो हैं आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, वहाँ मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंतर्गत। और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिएगा, तो बेटा आज का जो क्लास होगा वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि इससे पहले के जो 50 क्वेश्चन थे वो हम क्लास नंबर 14 के अंतर्गत कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है। नेपाली क्रांति को लेकर जो रिपोर्टाज लिखा है वो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। और नेपाली क्रांति रिपोर्टाज के लेखक देखिए फणीश्वर नाथ रेणु है। रेणु के जो प्रमुख रिपोर्टाज है उसके अंतर्गत ऋण जल धन जल आता है, श्रुत अश्रुत पूर्व आता है और एकलव्य के नोट्स, ये किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी के। आगे देखिए, विवेकी रॉय के रिपोर्टाज हैं। तो विवेकी रॉय के रिपोर्टाज बताने हैं। जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। और श्रीकांत वर्मा ने जो रिपोर्टाज की रचना की है उसका नाम है मुक्ति फैज। मुक्ति फौज किसका है? ये श्रीकांत वर्मा जी का है। क्वेश्चन नंबर 52, आदिकाल के चंद्रबरदाई के आश्रयदाता। आदिकाल के जो चंद्रबरदाई थे, ये बताना है कि चंद्रबरदाई के आश्रयदाता, ठीक है, थे। यानी आपसे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। आदिकाल में चंद्रबरदाई आश्रयदाता थे, किसके आश्रयदाता थे? तो ये बताना है, वो पृथ्वीराज के आश्रयदाता थे। राइट आंसर जो होगा पृथ्वीराज हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आदिकाल के अंतर्गत चंद्रबरदाई जी जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान के आश्रयदाता थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग माने जाते हैं? शुक्ल जी के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, कीर्तिलता की रचनाकार कौन है? तो सभी जानते हैं विद्यापति जी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तिलता की रचनाकार विद्यापति है और विद्यापति की प्रमुख रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा इत्यादि किसकी रचनाएं हैं? ये विद्यापति जी की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो खलिकबरी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि जो है ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। और जायसी की रचना की बात करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि जो है जायसी जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अपनी पहेलियों तथा मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो जी। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर अमीर खुसरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, पहले इसकी व्याख्या को देख लीजिए। अपनी पहेलियों तथा मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगर आपसे पूछा जाए शिष्य किसके थे तो निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे और इनको कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार और नव कवि शेखर, खेलन कवि, मैथिल कोकिल इनको कहा गया है। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन आप इनके आंसर दे सकते हैं अगर आपने मेरे आदिकाल के जो 2 स्पेशल क्लास आए हैं, एक तथ्य से रिलेटेड और एक आपका वन लाइनर ही है दोनों वन लाइनर, लेकिन एक में तथ्य है और एक में आपकी सारी रचनाएं वगैरह हैं। अगर जो भी बच्चा वे क्लास देख लेगा तो फिर यहाँ से तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनकी पुस्तकों का नाम जो है कुमारपाल चरित और योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम माला कोश इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें थी।
इनकी रचनाएं इन्होंने की इस नाम से। और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। चंद्रप्रदाय हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, निर्गुण संत थे। निर्गुण संत बताना है कौन थे, और यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका कबीर हो जाएगा, क्योंकि कबीर जो है हमारे निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसमें इसकी व्याख्या को देखिए पहले। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण संत धारा के कवि थे और इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के कवि माने जाते हैं, कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 1478 ईस्वी को सिही नामक स्थान पर रुनकता में हुआ था। तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के, कौन सी भक्ति धारा थी? राम भक्ति धारा, ठीक है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो राम भक्ति धारा थी उसके कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी, और इनका जन्म 1532 में माना गया है। और ये जो है राजापुर चित्रकूट में इनका जन्म हुआ था। मीराबाई प्रमुख कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनका जन्म 1516 में माना जाता है, यानी कि 1516 ईस्वी में रुड़की राजस्थान में इनका जन्म माना जाता है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, तो आपको बताना है कि तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है ये किस में लिखा गया है। राइट आंसर आपका दोहा चौपाई छंद, ये हो जाएगा। दोहा चौपाई छंद में इन्होंने, तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस की अगर भाषा देखी जाए तो भाषा इसकी अवधि है, बहुत बार बताया है मैंने आपको, और 7 इसमें कांड है, 4 संवाद है इसमें। रामचरितमानस में 1074 दोहे तथा सांत रस है, ठीक है। तुलसीदास की रचना, तुलसीदास की रचना है तो इसमें वैराग्य संदीपिनी, रामाज्ञ प्रश्नावली, रामाज्ञ प्रश्न भी इन्होंने लिखा है और रामाज्ञ प्रश्नावली के नाम से भी जाना जाता है। रामलला नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवई रामायण और आपका कवितावली, ये किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई थी। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि पूछा जा रहा है आपसे, और कौन है ये आपको बताना होगा। राइट आंसर यहाँ पर विट्ठलनाथ जी हो जाता है। आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं, ठीक है। विट्ठलनाथ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें इन्होंने 4 शिष्य अपने और 4 शिष्य अपने जो पापा थे इनके, उनके लिए थे, वल्लभाचार्य जी के, ठीक है। देखिएगा, अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी और विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवि कौन कौन थे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, तथा गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 8 शिष्य थे। किसके अंतर्गत आते हैं? ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है, तो आपको बताना है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है। तो राइट आंसर जो आपका बनता है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से बुलाया है। और देखिएगा, ये नाम शुक्ल जी का दिया हुआ है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। उत्तर मध्यकाल के विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे रीति काव्य की अगर बात करते हैं तो जॉर्ज गियर्सन हो जाएगा। अलंकृत काल की अगर बात करते हैं तो मिश्र बंधु। श्रृंगार काल की बात करें तो ये कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कल काल, या फिर इसको कला काल भी बोलते हैं, कल काल लिखा है, कला काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसे बुलाया है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। अंधकार काल की अगर बात करते हैं तो त्रिलोचन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न ब्रजाई कविता बनीता मित कब, किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, और ये केशवदास जी की पंक्तियां हैं। राइट आंसर जो यहाँ होगा केशवदास हो जाएगा। ये पंक्ति केशवदास जी की है और डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका आदि हैं। आगे कुछ और पंक्तियां हैं तो इनको देख लीजिए आप। देखिएगा, नरपति नैनन कमलानी वृथा चितवत बासर जाही, ये पंक्ति जो है ये मतीराम की है। ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास यही काल,
और अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल, पंक्ति बिहारी की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, देव की पंक्ति है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 60 नंबर क्वेश्चन में, कुंदन को रंग फीको लागे, झलकई अति अंगी चारू गुरई, झलकई अति अंगी चारू गुरई, ये पंक्ति पूछा गया है, किसकी पंक्ति है? कुंदन को रंग फीको लागे, अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तब भी समझ जाएंगे कि किसकी ये पंक्ति है, आपको याद भी रहेगी, पूरा मत पढ़िए इसको। कुंदन को रंग फीको लागे, ये मतीराम की पंक्ति है, ठीक है। मतीराम ने कहा है इनको। मतीराम जी की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे कि फूल मंजरी, रस मंजरी, ललित ललाम और सतसई, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार। अन्य रीतिकालीन कवियों की जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इन्हें देखेंगे हम। इंद्रजिमी जम्पर बाड़व सुअब पर, इंद्रजिमी जम पर और बाड़व सुअब पर, त्यों कलेच बसम पर, त्यों कलेच बसम पर शेर शिवराज है। भूषण ने कहा है, ये भूषण के द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। त्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, त्रिनाद कवि रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, ये बिहारी के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरे गोरे मुख आज ओरे सो विलानो जात, देव के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खां आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी जो है इंशाअल्लाह खां की है और इसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। शैली की दृष्टि से देखा जाए तो रानी केतकी की कहानी जो है एक हास्य प्रधान है। इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सा गोसाई शैली मुहावरेदार और चलती है, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी और सरकटी लाश, ये सरकरी लिखा है, सरकटी लाश आदि गोपाल राम गहमरी जी के क्या है, उपन्यास है। गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी का पहला समाचार पत्र था। बहुत बार ये क्वेश्चन आया और DSSB वाले पेपर TGT और PGT जो कराए हैं ना, उनमें तो कोई पेपर ऐसा नहीं गया जहाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना आपका। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए आप इसको, हमेशा आता है। हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था वो था आपका उदंत मातरंड। ये जो समाचार पत्र है 1826 में इसका प्रकाशन होता है। यह एक साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर जी थे। समालोचक पत्र के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। माधुरी पत्र की अगर बात करते हैं तो दुलारे लाल भार्गव इसे निकालते थे। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदु मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? तो भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार नहीं थे उनका नाम था राधाकृष्ण शर्मा। भारतेंदु मंडल में राधाकृष्ण शर्मा नहीं थे, जबकि से साहित्यकार भारतेंदु मंडल के ही हैं। जैसे आपका भारतेंदु युगीन साहित्यकार और उनकी रचनाओं को देख लीजिए। प्रताप नारायण मिश्र की बात करते हैं तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक इनकी है, तृप्यांताम इनकी है और श्रृंगार इनका है, विलास और हरगंगा भी प्रताप नारायण मिश्र जी का है। बालकृष्ण भट्ट की बात करते हैं, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये इनका उपन्यास है। नल दमयंती, स्वयंवर और बाल विवाह नाटक है इनका, ठीक है। राधाचरण गोस्वामी की बात करते हैं तो नवभक्तमाल इनका ग्रंथ है, इनकी रचना है। और राधा कृष्ण दास की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत बारहमासा और देश दशा इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण काल बताना है, किसने कहा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे, द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी के बीच के समय को हम जागरण काल कहते हैं या फिर द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा या फिर द्वितीय उत्थान का नाम दिया है। और द्विवेदी युग के प्रमुख जो कवि हैं, रचनाएं हैं, वो निम्नवत हैं। कवि और रचनाएं देख लेंगे हम यहाँ पर। श्रीधर पाठक की बात करते हैं, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक और वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत और धन विजय, स्वर्गीय वीणा
जगत सच्चाई सार किसकी है? श्रीधर पाठक जी की है। बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो काव्य मंजूषा, सुमन, कन्या कुब्ज और अबला विलाप, देवी स्तुति, ये हो जाएंगे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करते हैं, इन्होंने प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास और आपका कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, पदम प्रसून, रस कलश और ग्राम गीत लिखा है। और अगर बात आए आपकी रामचरित उपाध्याय की, तो ये क्या लिखते हैं? राष्ट्र भारती लिखते हैं, देवदूत लिखते हैं, देव सभा लिखते हैं। नेक्स्ट मैथिली शरण गुप्त जी की बात कर लेते हैं, रंग में भंग, जयद्रथ वध और किसान, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जय भारत, यशोधरा, जय भारत और हिंदू पंचवटी, ये किसके हो जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? 65 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपका बनेगा मैथिली, एक सेकंड रुकिए, मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली और भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें यह उपाधि दी है राष्ट्र कवि के। पुष्पदंत की बात कर लेते हैं, इन्हें हिंदी का भभूति कहा जाता है, काव्य रत्नाकर, अभिमान मेरू, इन तीनों नामों से इनको जाना जाता है पुष्पदंत जी को। हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो भारतेंदु और रसा के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये इन्हें उपाधि मिली हुई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भुजंग भूषण भट्टाचार्य कहा गया है, जयशंकर प्रसाद को कलाधर कहा गया है और धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, ये कहा गया है धनपत राय जी को। इनका मूल नाम धनपत राय था प्रेमचंद जी का, तो इन्हें ये कहा गया है नवाब राय उपन्यास सम्राट। ठीक है। मोहनलाल महतो इन्हें व्योगी कहा गया है और कैलाश सक्सेना इनको कमलेश्वर, कैलाश सक्सेना को कमलेश्वर। तो उपनाम का पता चला आपको। क्वेश्चन नंबर 66, सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है, इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक जो है वो चिंतामणि घोष थे। कौन थे? चिंतामणि घोष। यह एक मासिक पत्रिका थी, इसका जो प्रकाशन है 1900 ईस्वी में होता है। 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी थे और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए। वर्तमान में सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? देवेंद्र शुक्ल हैं, तो इसे भी याद रखेंगे, वर्तमान में कौन है? देवेंद्र शुक्ल हैं। कौन सा कवि छायावादी 4 स्तंभों में नहीं है? कौन सा कवि है जो छायावादी 4 स्तंभों में नहीं है? वो है माखनलाल चतुर्वेदी। ये छायावादी स्तंभों के अंतर्गत नहीं आते। छायावाद में कौन कौन आता है? महादेवी वर्मा आती है, सुमित्रा नंदन पंत आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और चौथे कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। देखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी ये छायावादी स्तंभ में नहीं आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं और छायावादी स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी जी आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। हिमकृतनी, हिमतरंगिणी, माता और समर्पण इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करते हैं तो इसमें निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आ जाएंगी। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, वनमिलन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, लहर, कामायनी, झरना, अयोध्या का उद्धार आदि। ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना आदि इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधुली, स्वर्णकिरण, लोकायतन, चिदंबरा आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, छोड़ो दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां पंत जी की पंक्तियां, छोड़ दुर्मों की मृदु छाया और तोड़ प्रकृति से भी माया, ये पंत की पंक्तियां हैं। आगे देखें, और इनकी जो शेष कुछ कवि हैं ऊपर जो ऑप्शन में थे उनकी भी कुछ पंक्तियां हैं, तो उनको भी देख लीजिए आप। निराला जी की देखिएगा, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा रहे शोध, तो ये किसने कहा है? निराला ने। प्रसाद की अगर बात करें तो झंझा झकोर गर्जन था बिजली सी नीरद माला, प्रसाद जी की कौन सी है? झंझा झकोर गर्जन था बिजली सी नीरद माला, पाकर शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला, ये प्रसाद जी की रचना थी। नेक्स्ट महादेवी वर्मा की बात कर लेते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग प्रतिदिन प्रतिक्षण, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा जी की हैं।
नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा है। राम की शक्ति पूजा क्या है? आप सभी जानते हैं, ये एक लंबी कविता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रची गई रचना है। और राम की शक्ति पूजा का जो प्रकाशन है ये 1936 में इलाहाबाद से निकलने वाली भारत पत्रिका में हुआ था। यह कविता अनामिका के प्रथम संस्करण में छपी थी और राम की शक्ति पूजा पर बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो अन्य कृतियां हैं वो इस प्रकार से हैं, इन्हें देख लीजिए। उपन्यास की अगर बात करें तो अप्सरा, कुल्ली भाट, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट हो गया ना, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरीवाह, तो ये हो जाती है अन्य उपन्यास निराला जी की। और दूसरी बात करते हैं निबंधों की, तो प्रबंध पर पदम प्रबंध, पदम प्रबंध इनका है प्रतिमा, चाबुक और चैन, ये इनके हो गए। और कहानी की बात करें तो लिली, सुखी और शुक्ल की बीवी, चतुरी, चमार, ये इनकी कहानियां हैं। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना बताना है आपको, कौन सी रचना है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? कामायनी। राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कामायनी है। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है और ये इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। प्रकाशन इसका 1936 में होता है। 15 सर्ग है इसमें। और कौन कौन से सर्ग हैं वो देख लीजिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये इसके सर्ग है। कामायनी में प्रयुक्त छंद जो है वो तांटक छंद है। कामायनी में छंद कौन सा है? तांटक छंद है। इसका जो रस है अंगिरस वो शांत है। इसके प्रमुख पात्र इस प्रकार से हैं, मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। और इन पात्रों के जो प्रमुख प्रतीक है तो वो भी देखिए। मनु जो है ये मन का प्रतीक है। मनु किसका है? मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। और कुमार की बात करें तो ये मानव का प्रतीक है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। और जयशंकर प्रसाद की अन्य रचना इस प्रकार से है, उर्वशी, वनमिलन, शोको उच्चवास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर आदि, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 71, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास का पात्र सूरदास है? प्रेमचंद के कौन से उपन्यास है जिसका पात्र सूरदास है, यह आपको बताना है यहाँ पर। और आप सभी जानते हैं कि रंगभूमि में सूरदास पात्र है। ठीक है, प्रेमचंद जी के उपन्यास का पात्र रंगभूमि उपन्यास का पात्र सूरदास है। और रंगभूमि का जो मूल नाम था, मूल उर्दू उपन्यास, रंगभूमि मूल उर्दू उपन्यास क्या था इसका? चौगाने हस्ती। और इसका हिंदी रूपांतरण है, यानी कि जो चौगाने हस्ती है, रंगभूमि जो है इसका हिंदी रूपांतरण है। और इस उपन्यास का प्रकाशन 1925 में हुआ। इसके अन्य उपन्यास निम्नवत हैं इनके प्रेमचंद जी के, देख लीजिए। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, निर्मला, गबन और क्रमभूमि, सेवा सदन, क्रमभूमि, मंगलसूत्र, और आपका क्या बचता है? गोदान। ठीक है, और मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा है। देखिए नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, बच्चन की मधुशाला की विधा है। बच्चन जी की जो मधुशाला है ये बताना है कि ये कौन सी विधा के अंतर्गत आती है मधुशाला। ये इनका काव्य है। क्या होगा राइट आंसर? काव्य। आगे चलिए इसकी व्याख्या को देखो। बच्चन जी की मधुशाला की जो विधा है वो काव्य है। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो निम्नवत है, जैसे कि मधुशाला, कलश, निशा नियंत्रण और एकांत संगीत, आकुल अंतर, संतरंगिणी, सतरंगिणी और बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी। मधुशाला बच्चन जी की रचना त्रय, जो त्रय रचना है मधुशाला, मधु कलश और इसी की रचना है। मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश इसी का हिस्सा है, जो उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित है। और हरिवंश राय बच्चन को हालाबाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो कौन से कवि हैं जो प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर बनता है हरियोत जी। ये प्रगतिवाद से संबंधित कवि नहीं है। देख लीजिए ये किसके कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। और हरियोत जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनके जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं वो इस प्रकार से हैं, देखिए। पारिजात, वैदेही वनवास, रसकलश, चुभते चोपते और चोखे चोपते। ठीक है, ये जो ग्रंथ हैं ये हैं हरियोत जी के। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन,
गीतफ्रोश के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। गीतफ्रोश एक कविता है और इसके रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर आपका जो बनता है यहाँ पर वो हो जाता है भवानी प्रसाद मिश्र। गीतफ्रोश रचना जो है, ये कविता जो है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। और गीतफ्रोश कविता सर्वप्रथम अज्ञे के द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक, जिसका प्रकाशन होता है दूसरे तार सप्तक का 1951 में, इसमें प्रकाशित हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार से है: गीतफ्रोश, चकित है दुख और गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम ममम और संप्रति तूस की आग। ये किसके हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी के काव्य हैं। और इनकी प्रमुख कविताएं इस प्रकार से हैं: गीतफ्रोश, वाणी की दीनता, गीतफ्रोश वाणी की दीनता और सतपुड़ा के जंगल टूटने का सुख। नेक्स्ट है कमल के फूल। और 75 नंबर क्वेश्चन को देखो अब। गा कोकिला बरस पावक कण, गा कोकिला बरसा पावक कण में कोयल प्रतीक किसका है? आपको बताना है। कोयल प्रतीक है। कोयल किसका प्रतीक है? यहाँ पर कोयल जो है वो क्रांति का प्रतीक है। गा कोकिला बरसा पावक कण में कोयल जो है वो क्रांति का प्रतीक है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या। सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्ति हैं। और गा कोकिला बरसा पावक कण कविता में युगांत काव्य संग्रह में ये कविता संकलित है, पंत के द्वारा रचित कविता है। इस प्रकार से है। निम्नवत कविताएं देख लीजिए आप। उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा। और नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन। प्रयोग को सर्वाधिक प्रभावित किया है, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है, तो किसने किया है सर्वाधिक प्रभावित? अस्तित्ववाद ने किया है। नेक्स्ट अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। और प्रयोगवाद का आरंभ जो है वो 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञे के संपादन में प्रकाशित चारों सप्तकों इस प्रकार से है। पहला आपका जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन 1943 में होता है। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में होता है। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में होता है। और चौथे सप्तक का प्रकाशन ये 1979 ईस्वी में होता है। प्रयोगवाद के संदर्भ में विद्वानों के कथन इस प्रकार से हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद क्या है? शैलीगत विद्रोह है। और ऐसा कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद क्या है? दृष्टिकोण का अनुसंधान है। और केसरी कुमार ऐसा बोलते हैं। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। और ऐसा कौन बोलते हैं? रघुवीर साहब। राहु का अन्वेषी कहा गया है किसको? अज्ञे को। 77 नंबर क्वेश्चन। तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक के संपादक बताना है कौन है? अज्ञे जी। राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? अज्ञे। तो तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं जो कि इस प्रकार से हैं। अज्ञे की बात करते हैं। अज्ञे और इनका साथ में ही जन्म स्थान को देख लेंगे तो अज्ञे इनका जन्म स्थान देवरिया है। रामविलास शर्मा उन्नाव के हैं, उन्नाव इनका जन्म स्थान है। गजानन माधव मुक्तिबोध ये ग्वालियर में इनका जन्म स्थान माना जाता है। प्रभाकर माचवे इनका जन्म स्थान भी ग्वालियर है। नेमीचंद्र जैन ये आगरा के हैं। और गिरजा कुमार माथुर इनका जन्म स्थान भी मध्य प्रदेश माना जाता है। भारत भूषण अग्रवाल ये मथुरा के हैं। ठीक है, मथुरा इनका जन्म स्थान माना जाता है। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं तो सभी जानते हैं इसको, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया है परीक्षा के अंतर्गत। तो सुदामा पांडे धूमिल जो है इसके रचनाकार हैं। और सुदामा पांडे धूमिल एक समकालीन कविता के कवि माने जाते हैं। प्रमुख इनकी जो कृतियां हैं वो संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे और काव्य संग्रह के लिए इन्हें 1979 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख कविताएं इस प्रकार से हैं: मोचीराम, 20 लाश बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। क्वेश्चन नंबर 79। गंधवीथी के रचनाकार है। गंधवीथी के रचनाकार बताना है कौन है? गंधवीथी के रचनाकार 79 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। गंधवीथी के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। देखिए गंधवीथी के रचनाकार जो हैं ये पंत जी हैं और यह पंत जी की कविताओं का संग्रह है। गंधवीथी के संपादक डॉक्टर विमल हैं और इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं इस प्रकार से हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की देखिए उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, युगपथ आदि इनकी रचनाएं हैं। लीलाधर जगुड़ी की बात करते हैं तो शंखमुख शिखरों पर नाटक जारी है इस यात्रा में, और रात अभी मौजूद है, बची हुई
पृथ्वी आदि। ये किसकी है? लीलाधर जगुड़ी की है। जगदीश गुप्त की बात करते हैं तो नाव के पाव, शब्दंश और हिमबुद्ध होता है, ठीक है, हिमबिद। और आपका युग्म है, छंदशती है, आदिम एकांत है, ये जगदीश गुप्त जी की है। अगर बात करें रमेश चंद्र साहा की तो कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र आओ, कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र आओ और नदी भागती आई, देखते हैं शब्द भी अपना और समय आदि, ठीक है, शब्द भी अपना समय आदि, ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं रमेश चंद्र साहा जी की। आगे चलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द मानक वर्तनी में लिखा है? तो मानक वर्तनी में कौन सा लिखा है? कांति लिखा है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, कौन से शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ड आ सकता है? तो आपको बताना है कौन सा शब्द है जिसमें अनुस्वार के स्थान पर ड आ सकता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दिनांक हो जाएगा, दिनांक में हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पर कि दिनांक शब्द में अनुस्वार के स्थान पर डा का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि चंद्रमा, झंझावात और ठंडा इन शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर डा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 82, मयंक का पर्याय नहीं है, पर्याय यानी कि पर्यायवाची नहीं है या इसका समानार्थी शब्द नहीं है मयंक का, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है पीयूष। पीयूष जो है ये मयंक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये किसका है? आपका अमृत का है। पीयूष आपका इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह अमृत का है। अमृत, सुधा, अम्य का पर्यायवाची शब्द है। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। और इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं शशि, इंदु, राकेश, कलानिधि, निशापति, सुधाकर आदि। 83 नंबर क्वेश्चन, अवधि बोली का विकास हुआ है। अवधि बोली का विकास बताना है किससे हुआ है? तो पूर्व हिंदी से। अवधि बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि बोली, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और पश्चिमी हिंदी, कोरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां आती है। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी का विकास सोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है तथा बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। कुल कितनी बोलियां हैं हिंदी में? 18 बोलियां। 84 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी में उपभाषाएं बताना है कितनी है? तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी में। कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हैं। और अगर बोलियों की बात करते हैं तो 18 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 85, मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में ई की मात्रा का प्रयोग सही हुआ है? मानक वर्तनी के अनुसार बताना है। तो बुद्धि, इसमें ई की मात्रा का प्रयोग सही हुआ है। आगे देखिए, मानक वर्तनी के अनुसार आपने देख लिया बुद्धि में ई की मात्रा का प्रयोग सही हुआ है, जबकि छुट्टियां, चिन्हित चिट्टियां अशुद्ध शब्द हैं और छुट्टियां ऐसे बनता आपका, ठीक है, और आपका चिन्हित व चिट्ठियां ये इस तरीके से। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको बहुविकल्प कुछ क्वेश्चन दिए होंगे करीब 5 से 6, तो उनका आंसर देना है। देख लीजिए। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी, उतनी भीड़ भाड़ वहाँ नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नैनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्काए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की और कुशल प्रश्न पूछे, फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास आकर खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो, इनकी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। इनकी जो परितृप्ति थी वो इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे और किसी ने उसे राह नहीं दिखाई, न उसे बताया कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वह चुपचाप पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य
में इस भाव की एक कविता लिखी कि प्रतिदिन प्रातः यह एक भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन पर तब तक बैठा रहता है जब तक कि अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसके संग को स्वीकार नहीं करता, और इसकी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका और उस आनंद को देख सका जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने सहज बोध से मानव रूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। तो शांति निकेतन में रहती थी, ये आपको बताना है। शांति निकेतन में क्या रहती थी? शांति निकेतन में भीड़ रहती थी। क्वेश्चन नंबर 87, इसको छोटा कर लेते हैं फ़ॉन्ट को। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, अस्तगामी सूर्य की ओर डैश वाक्य में अस्त का अर्थ है। तो वाक्य में आपको यहाँ पर अस्त का अर्थ बताना है। अस्त का मतलब होता है डूबना। अस्तगामी सूर्य की ओर वाक्य में अस्त का मतलब होता है डूबना, और अस्तगामी सूर्य की ओर से तात्पर्य शाम के समय डूबते सूर्य की ओर देखकर बात कही गई है। 88 नंबर क्वेश्चन, कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर है? वाक्य में परितृप्ति का अर्थ क्या है? परितृप्ति का अर्थ बताना है तो संतुष्टि होता है परितृप्ति का अर्थ। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद में स्नेहदाता किसे कहा गया है? अनुच्छेद के अंतर्गत स्नेहदाता किसे कहा गया है? तो स्नेहदाता कहा गया है गुरुदेव को। राइट आंसर यहाँ पर गुरुदेव है। स्नेहदाता, जो कि स्नेहदाता का अर्थ क्या होता है? ये तो गुरुदेव है ही। स्नेहदाता का अर्थ होता है प्रेम अथवा स्नेह को देने वाला। अहेतुक प्रेम का अर्थ बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन, अहेतुक प्रेम का अर्थ क्या है? तो अहेतुक प्रेम का अर्थ और सही आंसर जो इसका होता है अकारण। अहेतुक प्रेम का मतलब होता है अकारण ही प्रेम करना। देखिए, अकारण प्रेम अहेतुक का अर्थ होता है बिना कारण के, अर्थात अकारण ही प्रेम करना। क्वेश्चन नंबर 91, विकास वृद्धि से भिन्न है क्योंकि यह डैश है। क्योंकि यह है क्या है? विकास वृद्धि से भिन्न क्यों है? क्योंकि ये अधिक जटिल है। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन D+SB में आते हैं ना, तो वहीं से हैं ये। तो देखिएगा, इनको आप करिए ज़रूर। 10 क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं। छात्र शिक्षक संपर्क में कमी, आवश्यकता अनुसार अनुकूलन, पाठ्यक्रम और पद्धति किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के विशिष्ट है? कौन सी शिक्षा प्रणाली की ये विशिष्ट है? तो अनौपचारिक शिक्षा के विशिष्ट। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, छात्र शिक्षा संपर्क में कमी, आवश्यकता अनुसार अनुकूलन, पाठ्यक्रम और पद्धति अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के विशिष्ट है। लाबेला के अनुसार, लाबेला एक थिंकर है, तो इनके अनुसार अनौपचारिक शिक्षा का संदर्भ विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल से बाहर संगठित कार्यक्रम है। 93 नंबर क्वेश्चन, सीखने की जिस प्रक्रिया में उद्दीपन यथोचित प्रतिक्रिया और सम्मिलित हो उसे निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा कहा जाता है? तो किस प्रकार की शिक्षा कहा जाता है उसे? तो देखिए, बाकी आप ऑप्शन नहीं भी देख रहे हैं तो भी आपका राइट आंसर यही होने वाला है कि भेदभाववादी सीखने की प्रक्रिया उसको कहा जाता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए, ये रहे आपके सामने, और उसका जो आंसर है आपका भेदभाव वाली सीखने की प्रक्रिया ही है। इसे भेदभाव वाली सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, मानव परिवेश के किसी विशेष पक्ष की व्याख्या करने के लिए विभिन्न विषयों के अनुरूप दृष्टिकोण क्या कहलाता है? विभिन्न विषयों के अनुरूप जो दृष्टिकोण है ये क्या कहलाता है? आपको बताना है। ये आपका कहलाता है अंतर्विषयक दृष्टिकोण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्विषयक दृष्टिकोण हो जाएगा। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द चुनें। ठीक है, जब विज्ञापनकारों और निवेशों के विज्ञापन में पुरुषों को प्रस्तुत किया जाता है और महिलाओं को दैनिक आवश्यकताओं की खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे क्या कहा जा सकता है?
इसको आपको बताना है। इसको क्या कहेंगे हम, बताइए। इसको लैंगिक रूढ़ धारणाएं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, लैंगिक रूढ़ धारणाएं कहेंगे इसको। राइट आंसर यहाँ पर लैंगिक रूढ़ धारणाएं हो जाएगा। देखिएगा, जब विज्ञापनकारों और निवेशों के विज्ञापन में पुरुष को प्रस्तुत करते हैं और महिलाओं को दैनिक आवश्यकताओं की खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो इसे लैंगिक रूढ़ धारणाएं कहा जाता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता से अभिप्राय क्या है, या स्त्री या पुरुष, लड़की या लड़का के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज का सामान्यीकरण जो प्राय गलत चित्रण के कारण होता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, लैंगिक रूढ़ धारणा कहलाता है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, इसे देखिए। यदि एक शिक्षक शिक्षिका अपनी कक्षा में लगभग सभी छात्रों के अनुरूप उपयुक्त गतिविधियों को अभिकल्पित करने में सक्षम हुए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो आपको सत्य बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है, और चारों विकल्प ये आपके सामने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो सत्य होगा आपका, अध्यापन और ज्ञान में रक्षित, अध्यापन और ज्ञान में रक्षित संरक्षित होता है। ठीक है, तो आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। पुस्तकों, चित्रकलाओं, समाचार पत्र, लेखों और आपका आविधिक संगीत जैसे अनेक स्रोतों से सीखना इन विषयों में से किसे गहराई में समझने में सहायता करता है। ये जो विषय आपको दिए गए हैं तो ये बताना है आपको किसको गहराई में समझने में सहायता करता है। तो इतिहास को करता है। ठीक है, जहाँ आपके पुस्तकें होंगी, चित्रकलाएँ होंगी और समाचार पत्र होंगे, लेख होंगे, संगीत जैसे स्रोत होंगे। ठीक है, अनेक स्रोत होंगे, तो वो आपको किसे समझने में, इतिहास को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन। आभूषण तथा वस्त्र अभिकल्पना किस प्रकार के कला के रूप हैं। ये आपको बताना है। आभूषण और वस्त्र अभिकल्पना किस प्रकार की कला के रूप हैं। तो यहाँ जो कला के रूप आते हैं आपके, वो दृश्य कला हो जाती है। आभूषण से और वस्त्र अभिकल्पना से आप दृश्य कला को दर्शाते हैं। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उचित प्रतिक्रिया चुनें। और देखिएगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपके सामने, मूल्यों, नैतिकता तथा नीति शास्त्र को विद्यालयिक शिक्षा में आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा कि रूप में माना जा सकता है। तो किस रूप में माना जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा अंतर्निहित पाठ्यक्रम, अंतर्निहित पाठ्यक्रम के रूप में से माना जा सकता है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो आपको कितने क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, करते तो आप नहीं हैं बट कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। 100 नंबर क्वेश्चन, भागीदारी के लिए संसाधनों तथा अवसरों के समान उपागम उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है। भागीदारी के लिए संसाधनों और अवसरों के समान उपागम को उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो समावेशन कहलाता है। समावेशन राइट हो जाएगा। और इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक और अच्छी और बेहतरीन क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।